Hello. Welcome back to my channel. This is Ishika, MBBS first year student, and I scored 711 marks in NEET 2024. So ये मेरी फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे जो मैं नीट से रिलेटेड डालने वाली हूँ. सो NEET 2025 में देखो 2 ही महीने हैं. ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ड्रॉपर हैं और जो फर्स्ट ड्रॉपर भी रहे होंगे जिन्होंने 11-12 स्कूलिंग की होगी और उसके बाद डायरेक्ट ड्रॉप लिया होगा और एक साल में उन्होंने 11-12 का सिलेबस किया होगा और अब फाइनल टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे. आई होप आप अच्छा ही कर रहे हो. बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आई थिंक मुझे थोड़ा डिस्कस करना चाहिए क्योंकि मैं भी एज ए ड्रॉपर बहुत सारी चीज़ों को फेस करती थी. लास्ट स्कोर था वो 711 था, बट उससे लास्ट ड्रॉप ईयर में मैंने 565 स्कोर किया था और जब मैंने नेक्स्ट ड्रॉप लिया तो 711 आए मेरे मार्क्स. इसके बीच में काफ़ी गैप है मार्क्स के बीच में. तो इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने अपनी इम्प्रूव की थी जिनकी वजह से मेरे इतने मार्क्स में इंक्रीज कर पाई. जैसे फाइनल टेस्ट सीरीज में जो है मेरे मार्क्स 680, 675 या 650 के अराउंड भी आते थे. ऐसा नहीं है कि हमेशा ही 700 आते थे. ऐसा मैंने क्या किया जो लास्ट 2 महीने में मैं इम्प्रूव कर पाई. देखो वैसे थ्रू आउट द ईयर मेरे साथ ये रहता था कि मैं ज्यादा प्रैक्टिस करती थी, डेली का काम डेली करती थी और जो ज्यादा से ज्यादा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकूं मैं थ्रू आउट द ईयर करती थी. लास्ट के 2 महीनों में मैंने बहुत सारी चीजें इंप्रूव की. जैसे कि मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना उन चीजों को देती थी जो टॉपिक्स मेरे बहुत वीक हैं. मतलब कि जो बहुत अच्छे हैं वो टॉपिक्स तो ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ. जो एट एट द एंड में आते आते एंड में मैं बहुत ज्यादा टॉपिक्स वीक रह गए हैं, मैं उन्हें बहुत ज्यादा टाइम देती थी कि भाई फटाफट से वो टॉपिक्स भी मैं अपने कवर कर सकूं. जब फाइनल टेस्ट सीरीज का टाइम आया मेरा, जैसे हमारे गुरु कृपा सीकर में गोट्स होते थे, तो फैब के मंथ में मैंने गोट्स दिए. गोट्स के टाइम पे हमारे डेली टेस्ट होते थे और डेली 2 से 4 चैप्टर्स आते थे. जो चैप्टर्स मेरे वीक होते थे मैं उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम देने लग गई थी क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने फैब के मंथ में अगर वो चीज़ें नहीं इम्प्रूव की तो फिर मैं लास्ट के 2 महीनों में नहीं कर पाऊंगी. तो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दिया जहाँ से मुझे सोर्स मिलता था, लाइक मेरे खुद के नोट्स या फिर क्वेश्चन बैंक से या जहाँ से भी मैं सीख सकती थी उन टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी. एंड में आते आते आपको कहीं ना कहीं ये चीजें पता चल जाती है कि कौन से टॉपिक्स आपके आज भी वीक हैं. देखो, अगर आपको 700 मार्क्स स्कोर करना है तो आप किसी भी टॉपिक को ये सोच के नहीं छोड़ सकते कि आपका वीक टॉपिक है, क्योंकि 700+ मार्क्स लाने के लिए आपको एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं. लाइक बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 थे मेरे, एंड केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 थे और फिजिक्स में मेरे 171 मार्क्स थे. सो इसके लिए मैं क्या करती थी, पूरा फैब का मंथ मैंने वो टॉपिक्स बहुत अच्छे से किए जो मेरे वीक रह गए थे. आफ्टर दैट जब लास्ट में मेरे डीटीएस शुरू हुए, डीटीएस हमारी फाइनल टेस्ट सीरीज होती थी वहां पर, जहाँ फुल सिलेबस पे आते थे एंड पार्ट सिलेबस पे आते थे. उसमें मैं क्या करती थी, मैं मैक्सिमम टाइम अपना देती थी ये चीज इंप्रूव करने में कि मेरी सिली मिस्टेक ना हो और मैं जो भी गलती अपने एग्जाम में कर रही हूँ उन चीजों को अच्छे से एनालाइज करना. मैं पेपर में ही ये मार्क कर लेती थी कि मैंने एनसीईआरटी में है क्वेश्चन और मैंने गलत कर दिया, या एनसीईआरटी रिलेटेड है और मैंने गलत कर दिया और क्यों गलत किया, मैं रेड पेन से मार्क कर लेती थी. उसके अलावा मैं वो क्वेश्चन में मार्क कर लेती थी जो क्वेश्चन मेरे कैलकुलेशन बेस्ड थे और मैंने कैलकुलेशन की वजह से गलत कर दिए, और वो क्वेश्चन में मार्क कर लेती थी अलग से, अलग पेन से, कि मुझे आता ही नहीं था या मेरा कंसेप्ट वीक था. तो मैं बहुत ज्यादा टाइम इस चीज को देने लग गई थी. अप्रोक्स जैसे 3 घंटे एग्जाम देकर आने के बाद मैं 2 घंटे इस चीज को एनालाइज करती थी कि मैं क्यों गलतियां कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ, और नेक्स्ट पेपर में ना करूँ. तो लास्ट के 2 महीने मैंने सबसे ज्यादा टाइम इसी चीज को दिया. उसके अलावा वो टॉपिक ज्यादा से ज्यादा पढ़ने लग गई जो मुझे थ्रू आउट द बहुत अच्छे से आते थे, क्योंकि अगर आप इजी टॉपिक्स भी छोड़ दोगे तो आपको बहुत लॉस होता है. मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सिली मिस्टेक्स जो होती थी वो उन टॉपिक्स में होती थी जो टॉपिक्स में बार बार पढ़ रही हूँ. और वो क्यों हो रही है मैंने ये रियलाइज किया, क्योंकि जब मैं दोबारा दोबारा उन चीजों को पढ़ रही हूँ ना तो मैं बहुत सुपरफिशियली पढ़ती जा रही हूँ. मुझे ऐसा लगता था कि ये टॉपिक्स तो मुझे आते हैं तो मैं फटाफट से सुपरफिशियली पढ़ लेती थी और सिली मिस्टेक्स कर देती थी. क्योंकि हमेशा जनरली आपके माइंड में क्या होता है, जो टॉपिक आपको नहीं आता आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ते हो क्योंकि आपको लगता है कि ये तो आपको आता ही नहीं है, और जो टॉपिक्स आपको आते हैं आप उन्हें बहुत सुपरफिशियली पढ़ लेते हो कि ये तो मुझे ऑलरेडी आता है, तो उसमें सिली मिस्टेक्स होती हैं. मेरी बहुत ज्यादा होती थी. तो फिर मैंने ये चीजें ठीक की अपनी की, जो टॉपिक्स मुझे आते हैं वो नीट से पहले मैं बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ. जैसे एनसीईआरटी बायोलॉजी की बहुत ज्यादा, मैं मेरे को जो टॉपिक्स नहीं आते मैं उन्हें तो पढ़ ही रही हूँ, साथ साथ उन्हें भी पढ़ती थी. क्योंकि मेरे साथ क्या होता था कि कोई भी कैलकुलेशन है फिजिक्स में, इनकेस केमिस्ट्री में कोई भी कैलकुलेशन है, मेरी सबसे बड़ी गलती करती थी मैं कि लिख कुछ छोड़ रही हूँ और टिक कुछ छोड़ कर रही हूँ. लाइक मेरा 56 आंसर आया है और मैं जल्दबाजी में 58 टिक कर रही हूँ. इन चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है. और कुछ ऐसी भी गलतियां मैं करती थी, जैसे कि बायोलॉजी के अंदर मैंने क्वेश्चन पढ़ा और फिर मैं आंसर पढ़ने गई, ऊपर का मैं भूल गई कि नोट पूछा था या नहीं था.
ट्रू था या फोर्स था। ये चीजें बहुत सारे बच्चों के साथ होती होगी कि आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हो, आप आंसर पढ़ने जाते हो, तब क्वेश्चन को थोड़ा सा भूल जाते हो, आप आंसर में ही रह जाते हो। ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है, आई नो। तो मैं क्या करती थी, क्वेश्चन को मार्क कर लेती थी, ऐसी चीजों को मार्क कर लेती थी, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा एग्जाम्स देते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपकी कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपसे बार बार हो रही है, रिपीटेडली हो रही है। या फिर आपको ये पता चल जाता है कि आप सिली मिस्टेक्स कौन से पोर्शन में सबसे ज्यादा करते हो। मैं सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक बायोलॉजी में करती थी। और देखो, अगर आपके बायो में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं और आपके गलत होने हैं, इवन लास्ट 2 मंथ्स में भी, तो इतना घबराने की बात नहीं होती है, क्योंकि नीट का पेपर जनरली एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है। मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ एनसीईआरटी से ही आता है, बट एनसीईआरटी बेस्ड तो आता ही है। अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आप डेफिनेटली कर लोगे। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके टेस्ट में मार्क्स अभी भी नहीं आ रहे होंगे, तो भी देखो थोड़ा बहुत इम्प्रूव होगा अगर आप कुछ चीजों पर ध्यान दोगे। जैसे आप पेपर अच्छे से एनालाइज करोगे, या फिर बार बार चीजों को रिपीटेडली पढ़ाई करोगे, या फिर आप देखो, फिजिक्स सेमेस्टर के लिए लास्ट के 2 महीने में मैं क्या करती थी कि जो कंसेप्ट्स मैं पहले पेपरों में गलत कर चुकी हूँ या थ्रू आउट द ईयर में गलत कर चुकी हूँ, मैं उन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देती थी। क्योंकि मुझे लगता था कि जैसे कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड हैं, उन्हें तो बार बार फॉर्मूले से ही रिवाइज करना है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो थोड़े कंसेप्चुअल चैप्टर्स होते थे, उन चैप्टर्स में अगर मैं कुछ गलतियां कर रही हूँ तो मैं कोशिश करती थी कि उनके नोट्स में बार बार पढ़ाई करूँ, और थोड़ा अपना एनसीईआरटी के भी जो लास्ट में समरी वाली चीजें होती थी, मैं भी वो फिजिक्स में लास्ट में बहुत बार रिपीटेडली पढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो समरी से डायरेक्ट पेपर में आती है, और ऐसा हुआ भी, हमारे टेस्ट में बहुत ज्यादा आती थी। तो इससे कॉन्फिडेंस आती है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा किया है और आपको एक्स्ट्रा एज मिला है। और इसके अलावा भी, जैसे आपका थोड़ा टाइम, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मैं भी यूट्यूब पे देखती थी, ऐसा लोग बोलते थे कि लास्ट के टाइम पे तो आप आराम से 6 घंटे ही सो, 5 घंटे ही सो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। मैंने ऐसा बहुत बार ट्राई किया, 4 घंटे भी मैंने अपने स्लीप साइकिल को चेंज किया, बट उसे नहीं हुआ। तो अगर आप भी ऐसे बच्चे हो जिनसे नहीं हो रहा, तो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 8 घंटे सो के बाकी का टाइम प्रोडक्टिवली पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा है। जरूरी नहीं है कि आप 5 घंटे सो रहे हो, पूरे दिन आप बहुत थके हुए हो, आपसे पढ़ा भी नहीं जा रहा है और आप टेस्ट भी देने जा रहे हो। देखो, आपको प्रोडक्टिव होना पड़ेगा। लास्ट के 2 महीने में ये मैटर नहीं कर रहा है कि आप पागलों की तरह 18-18 घंटे पढ़े जा रहे हो। देखो, मैटर करता है कि आपको ज्यादा पढ़ना है, बट डजेंट मीन कि आप 18 घंटे पढ़ रहे हो और आपकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल जीरो है। इससे बेटर है कि आप आराम से अपना स्लीप साइकिल मेंटेन करो, जो आपका है 7 घंटे का। ये भी नहीं है कि आप 12 घंटे सो रहे हो, 7 से 8 घंटे तो रखो। मैं 8 घंटे सोती थी, क्योंकि ऑब्वियसली आपको सिर्फ टेस्ट देने जाना है। तो मैं अपना 8 घंटे सोती थी, आने के बाद फिर मैं बहुत पढ़ती थी। ऐसा नहीं है कि मैं टाइम वेस्ट करती रहती थी इधर उधर। इसके अलावा मेरी यही टिप्स हैं कि ऑर्गेनिक में मेरी ऑर्गेनिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग रही है एज कम्पेयर टू फिजिकल केमिस्ट्री। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी फिजिकल केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, तो वो तो वैसे ही पढ़ रहे होंगे। लेकिन जिन लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है, उनके लिए मेरी ये टिप है कि मैं क्या करती थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे पहले मैं सुपरफिशियल ये देखती थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो क्या रहा है। मतलब अगर मान लो मैंने जैसे 12th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें तो डेफिनेटली आपको अगर 11th का आता है तो ही आप 12th का पढ़ सकते हो। तो मैं 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैं इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली थी, मैं सुपरफिशियली देख लेती थी इसमें हो क्या रहा है। अगर इसमें कोई इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो रही है या न्यूक्लियोफिलिक हो रही है, तो पहले मैं सुपरफिशियली देखती थी उस टॉपिक को। देन मैं अच्छे से देखती थी कि सर ने किस तरीके से, किस सीक्वेंस में हमें पढ़ाया हुआ है, उस सीक्वेंस में मैं उसको पढ़ती थी। पढ़ने के बाद मैं नोटबुक क्लोज करती थी और उसको उसी सीक्वेंस में लिख के देखती थी कि मुझे कितना याद है, मैंने अपने दिमाग से क्या सीखा। वो करने के बाद अगर मैं कॉपी खोलती थी, मुझे जो भी गलतियां नजर आती थी मैं उन्हें ठीक कर लेती थी, और फिर नेक्स्ट टाइम वो गलतियां मुझसे नहीं होती थी। और एनसीईआरटी पढ़नी ही है ऑर्गेनिक की, 12th की तो जरूर से जरूर। बहुत सारी चीजें जैसे एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो एज इट इज उठ के आती ही हैं, और इस साल भी नीट में आई। पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, ये स्ट्रेटजी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि मैंने जब एग्जाम अटेम्प्ट किया था उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मुझे ऐसा रियलाइज हो रही थी कि हमारे डीटीएस से ही रिलेटेड आ रही हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज होती है कि आप कहीं के भी क्वेश्चन बैंक लगा रहे हो, कहीं का भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, लास्ट के 2 महीने के टेस्ट जो आपके फाइनल टेस्ट सीरीज है, उन्हें जरूर से जरूर रिपीटेडली देखा करो। क्योंकि वही क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में आपको दिख जाते हैं। मतलब ऐसे मेरे साथ हुआ था एग्जाम में कि मेरे को 4 से 5 क्वेश्चन एज इट इज विद डिजिट्स एग्जाम में आए थे, मुझे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी, मैंने डायरेक्ट टिक कर दिए थे। तो दिस इज ऑल फॉर द एग्जाम स्ट्रेटजीज जो मैंने फॉलो की थी लास्ट के 2 महीने में। एक इम्पॉर्टेंट चीज और मैंने लास्ट के जो 2 महीने में की थी, वो यही था कि जैसे फिजिक्स में क्या होता है कि शुरू शुरू में मेरी बहुत ज्यादा वीक थी फिजिक्स, और फैब के महीने में मैंने फिर वो टॉपिक्स ज्यादा करने शुरू कर दिए थे जो मेरे वीक थे, तो उस वजह से कुछ इंप्रूवमेंट आई थी।
फिजिक्स में मैंने सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या की थी कि जो क्वेश्चंस मेरे जो टेस्ट में क्वेश्चन आते थे वो क्वेश्चन बैंक प्लस PYQ प्लस एनसीईआरटी, इन पे मैं बार बार काम करती थी। मैं मेरे को अगर कोई भी क्वेश्चन बाहर का दिखाई दे रहा है कहीं से भी और मुझे देख के ऐसा लग रहा है मुझसे नहीं होगा तो मैं उसे छोड़ देती थी। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती थी उस पर, और ना ही ये सोचती थी कि ये मुझसे नहीं हो रहा तो मुझे कुछ भी नहीं आता। जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये फोमो होता होगा कि कोई क्वेश्चन उन्हें दिख गया और उनसे नहीं हो रहा, तो वो लोग बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं कि मुझसे तो नहीं होगा और मुझसे होगा भी नहीं। ऐसा ऐसा नहीं होता। मैं वो क्वेश्चन छोड़ देती थी, मैं देखती ही नहीं थी, मुझसे नहीं हो रहा मत होने दो। मैं एनसीईआरटी पे फोकस करती थी, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, PYQ, और जो मेरे क्वेश्चन टेस्ट में आते थे पहले और जो मैं गलत कर चुकी हूँ और क्यों की है मैंने गलत, उन्हीं को मैं रिपीटेडली करती थी और सब अच्छा हो जाता है एट द एंड। ऐसा कुछ भी नहीं है कि फाइनल टेस्ट में अगर आपके 670 680 आ रहे हैं तो नीट में 700 नहीं आ सकते। ऑल द बेस्ट, आई होप वीडियो विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू गाइज। बाय बाय।